एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, इज ऑल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। एक बात और कहनी थी आपसे कि इससे पहले मैं टाइप 2 टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी वाला वीडियो भी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी देखें ताकि इस वीडियोस को आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, दैट आर फॉर्म्ड इन द सर्कुलेशन, वो क्या करता है, डिपॉजिट होता है जाके ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना वो जाके डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। द एंटीजन इन दीज कॉम्प्लेक्सेस में बी इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। वो एक्सोजीनस भी हो सकते हैं और इंडोजीनस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस एंटीजन जैसे कि माइक्रोबियल प्रोटीन और इंडोजीनस मतलब जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन। ये डिजीज अकर करती है कब, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, जब ये कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर and are deposited in the tissue and they are pathogenic, that they are pathogenic। ये डिजीज किस तरह से डेवलप होती है, जब ये कॉम्प्लेक्स हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर और डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये पैथोजेनिक होते हैं तो इस वजह से डिजीज डेवलप होती है। इंजरी इज सिस्टेमिक, इसके अंदर जो इंजरी होती है वो सिस्टेमिक होती है कब, व्हेन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द सर्कुलेशन एंड आर डिपॉजिट इन द सेवरल ऑर्गन। इसकी जो इंजरी होगी सिस्टेमिक कहलाएगी जब ये कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन में बनते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं सेवरल ऑर्गन्स के अंदर। और इट मे बी लोकलाइज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, ये कभी कभी क्या होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में भी लोकलाइज हो जाती है, जैसे कि किडनी है, जॉइंट्स हैं और स्किन है। उसके बाद देख लेते हैं कि डिजीज कौन कौन सी हैं और इसके अंदर क्या एंटीजन इन्वॉल्व है और क्लिनिकल पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन उसका क्या होता है। जैसे कि ल्यूपस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है वो न्यूक्लियर एंटीजन होता है। इसकी वजह से जो पैथोलॉजिक मैनिफेस्टेशन डेवलप होती है वो नेफ्राइटिस, स्किन लीजन, आर्थराइटिस और बहुत से इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो होती है ये किस एंटीजन की वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकल सेल वॉल एंटीजन की वजह से होती है। मे बी प्लांटेड इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जाके प्लांट हो जाता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर जो मैनिफेस्टेशन मिलती है वो मिलती है हमें नेफ्राइटिस। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल दे रखी है इन्होंने पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, ये इसके अंदर जो एंटीजन इन्वॉल्व है वो हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन है। इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस देखने को मिलती है। जैसे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस है, उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल एंटीजन इन्वॉल्व होता है जैसे कि यर्सीनिया। इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। रिएक्टिव आर्थराइटिस के रिजल्ट में एक्यूट आर्थराइटिस बाय द यर्सीनिया, दैट इज अ बैक्टीरियल एंटीजन। सीरम सिकनेस में क्या होता है, जैसे कि किससे मीडिएट करती है, बाय द कौन सा एंटीजन इसके अंदर इन्वॉल्व है, वेरियस प्रोटीन हैं जैसे कि फॉरेन सीरम प्रोटीन, जैसे कि हॉर्स एंटी थ्रोम्बोस थाइमोसाइड्स ग्लोबुलिन है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होती है, वेस्कुलाइटिस होती है और नेफ्राइटिस होती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज जो डेवलप करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नतीजे में। यानी टाइप 3 की रिजल्ट में भी दो तरीके के हमें डिजीज़ देखने को मिलती है, सिस्टेमिक और लोकल। तो पहले देख लेते हैं सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़। इसमें भी 3 फेजेस होते हैं पैथोजेनेसिस, यानी जो डिजीज़ डेवलप होती है वो 3 फेजेस के थ्रू डेवलप होती है। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का इन द सर्कुलेशन। नेक्स्ट फिर क्या होता है, डिपोजिशन होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का इन द वेरियस टिश्यू। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशनरी रिएक्शन होते हैं वेरियस साइड, यानी सबसे पहले बनी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन में, अभी जाके डिपॉजिट हो जाती है वेरियस टिश्यूज में, फिर उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है बहुत सारी जगहों पर। देख लेते हैं एक्यूट सीरम सिकनेस। मैंने बताया था सीरम सिकनेस के अंदर जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है, अभी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जैसे कि फॉरेन सीरम प्रोटीन जिसे बोलते हैं, जैसे हॉर्स एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन है, इसकी वजह से आर्थराइटिस होती है और क्या होता है, वेस्कुलाइटिस एंड नेफ्राइटिस। अब देख लेते हैं एक्यूट सीरम सिकनेस। इसमें क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज 5 दिन के बाद
जब फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है आफ्टर 5 days। ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं विद द एंटीजन जो कि प्रेजेंट है स्टिल इन द सर्कुलेशन, फॉर्म करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी जब हमने कोई फॉरेन प्रोटीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया तो उसके 5 दिन के बाद क्या हुआ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप हुई। अब ये एंटीबॉडी जाकर रिएक्ट करेंगी एंटीजन से जो कि पहले से ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जाके डिपॉजिट करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर इन वेरियस टिश्यू एंड वेरियस टिश्यू बेड के अंदर और ट्रिगर करता है सब्सिक्वेंट इंजीरियस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, डिपॉजिट हो गया बहुत सारे वेरियस टिश्यूज एंड टिश्यू बेड्स के अंदर, जाके ने ट्रिगर किया क्या, इंजीरियस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को। उसके बाद एक डायग्राम है उसे देख लें, फिर उसकी थ्योरी में आगे आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे कि ये एंटीजन दे रखे हैं इन्होंने सर्कुलेशन के अंदर, इस तरीके से एंटीजन है, ये डॉट डॉट्स जो दे रखे हैं एंटीजन है और ये वाई शेप जो है एंटीजन एंटीबॉडी है। ठीक है, अब जब ये कंबाइन एंटीबॉडी है वाई शेप जो है, अब ये जो फर्दर दिखाया गया है वाई 2 है, बीच में एक डॉट दिख रहा है, तो ये बना हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बी सेल एंड दिस इज द प्लाज्मा सेल एंड ये है एक एंडोथीलियम। नेक्स्ट देखते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन, ये न्यूट्रोफिल्स हैं और ये ट्रायंगुलर शेप दिखाए गए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हम थ्योरी। द इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करते हैं, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रिलीज करता है बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैगमेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है और न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स जो होते हैं, कीमोटैक्सिस होती है फॉर द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स, कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज करती है जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है और कीमोटैक्सिस होती है किसके लिए, फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट। जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट करता है किसको, न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट को। अटेम्प्ट फैगोसाइटोसिस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स बाय द ल्यूकोसाइट रिजल्ट इन द सिक्रीशन ऑफ, ये क्या है, फैगोसाइटोसिस होगी जब इम्यून कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूकोसाइट से जब होगी तो इसकी वजह से सिक्रीशन होगा किसका, कुछ एडिशनल प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। कुछ लाइजोजाइम्स निकलेंगे जो कि कैपेबल होंगे डाइजेस्ट करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कोलेजन एंड कार्टिलेज। और क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज निकलेगी जो डैमेज करेगी टिश्यू को। जब फैगोसाइटोसिस होगी इस इम्यून कॉम्प्लेक्स की बाय द ल्यूकोसाइट तो कुछ सिक्रीशंस होंगे जैसे कि प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस निकलेंगे जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे, कुछ लाइजोजाइमन एंजाइम्स लिखेंगे जो क्या करेंगे, कार्टिलेज को और कोलेजन की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज निकलेंगे टिश्यू को डैमेज करेंगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो कॉज, इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी होता है जो फर्दर मैं आपको नीचे भी डायग्राम में दिखाऊंगी, और एक्टिवेशन होता है कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 का। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बोथ दिस रिएक्शन ऑगमेंट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन दोनों रिएक्शन से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है ऑगमेंट होता है एंड इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, एंड माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन का भी शुरुआत हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द टिश्यू इंजरी बाय प्रोड्यूसिंग लोकल इस्चीमिया, जिसकी वजह से टिश्यू की इंजरी होती है, किस वजह से, वहाँ पे क्योंकि लोकल इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। जैसे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड द टिश्यू इंजरी दिखाई गई है, जैसे कि पिछला मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ये एपिथेलियम है, फिर उसके बाद ये अंदर न्यूट्रोफिल्स है, इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ दे रखी हैं, फिर इसके एंटीजन दे रखा है, इसकी वजह से जब ये रिलीज़ हो रहे हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, ये बाहर रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, वेस्कुलाइटिस डेवलप हो रही है। वेस्कुलाइटिस अगर होती है ब्लड वेसल्स में तो उसे बोला जाएगा वेस्कुलाइटिस, अगर हो रही है रीनल ग्लोमेरुलाई के अंदर तो उसे बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर जॉइंट्स में डेवलप हो रही है तो उसे बोलेंगे हम अर्थराइटिस। नेक्स्ट देखते हैं जब इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से किस वजह से डिजीज डेवलप होती है, व्हेन इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू डिजीज। अब ये जब इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया तो इसकी वजह से कब डिजीज डेवलप होगी, जब ये एंटीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होंगे, या एंटीजन हमारे कम होंगे, या इंटरमीडिएट साइज के होंगे। ठीक है, चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, या फिर वैलेंसी ऑफ द एंटीजन, या एविडिटी ऑफ द एंटीबॉडी, या फिर हीमोडायनेमिक्स ऑफ ए गिवन वैस्कुलर बेड, जैसे कि किडनी है, जॉइंट्स हैं, स्मॉल ब्लड वेजल्स हैं, इनकी वजह से क्या होगा, इन सारे
कॉजेस की वजह से क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स फर्दर डिजीज कॉज करता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलेंगे टाइप 3 के अंदर, फीवर होगा, अर्टिकेरिया होगा, अर्थरैल्जिया होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा और लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट होगा। ये तो हुई हमारी सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स की बात। अब देख लेते हैं लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज जो डेवलप होती हैं इन रिजल्ट ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें दे रखा है जैसे कि आर्थस रिएक्शन इज अ मॉडल ऑफ लोकल टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो आर्थस रिएक्शन होती है ये एक टाइप है, मॉडल एट लोकल टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। ये प्रोड्यूस की जाती है एक्सपेरिमेंटली, कैसे, बाय इंजेक्ट करके एंटीजन को इनटू द स्किन ऑफ ए प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड एनिमल के अंदर। इसमें क्या करते हैं हम, एंटीजन को इन्फ्यूज करते हैं, डालते हैं किसी भी पहले जो इम्यूनाइज्ड एनिमल होता है उसके अंदर। इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि एंटीबॉडी पहले से मौजूद होगी। अब हमने एंटीजन जब इंजेक्ट करा तो क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, फॉर्म हो जाएगा एज द एंटीजन डिफ्यूज इन द इंट्रावेस्कुलर वॉल, क्योंकि एंटीजन इन्फ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा कहाँ पे, वेस्कुलर वॉल के अंदर। दीज आर प्रेसिपिटेटेड एट द साइट ऑफ इंजरी। अब ये क्या करेंगे, जाके प्रेसिपिटेट होंगे कहाँ पे, जहाँ पे इंजेक्शन किया गया, और ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को और कॉज करते हैं हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस एज द सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। लीजन जो होंगे इसमें जो डेवलप होंगे लोकल लीजन, वो डेवलप हो जाते हैं ओवर फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर, और इसका जो पीक होता है वो होता है 4 से 10 घंटे का आफ्टर द इंजेक्शन। और जो इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, विजुअल एडिमा दिखता है, साथ में सीवियर हैमरेज होता है, और कभी कभी वहाँ पे अल्सरेशन भी डेवलप हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताई टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस तरीके से डेवलप होती है, क्या क्या उसके अंदर डिजीज डेवलप हो सकती हैं, कुछ सिस्टेमिक डिजीज होती हैं, कुछ लोकल डिजीज होती है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, ठीक है, आपके समझ में आया मैंने क्या बताया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट